हेलो एंड ग्रीटिंग्स टू ऑल द डियर एस्पिरेंट्स, दिस इज कुलदीप सिंह। वेलकम बैक टू द चैनल। सो आगे बढ़ेंगे हम लोग अपनी सेल्फ स्टडी टूल किट की तरफ, जहाँ पे आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ। वो है कि प्रेपरेशन स्टार्ट कैसे करनी है। पिछले एरियाज में, पिछले सेशंस के अंदर मैंने बात करी थी कि भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, किस तरह से आपको जो है लाइक जो सिलेबस है, पैटर्न है, वो किस तरह का है, एनसीईआरटीज कैसे पढ़े। देन उसके बाद मैंने आपको ब्रॉडली बुक लिस्ट यहाँ पे फॉरवर्ड करी थी। बट एक इंपॉर्टेंट चीज जो प्रॉब्लम देती है बच्चों को, वो है कि हाउ टू स्टार्ट, किस तरह से स्टार्ट करना है, कैसे जो है इन सब चीजों को सिमुलेट करना है और कैसे मूव फॉरवर्ड करना है विद रिस्पेक्ट टू द पर्टिकुलर सिलेबस। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा और आपको मंथ वाइज में जो है ब्रेकअप भी देने की कोशिश करूंगा और ब्रॉड फिलोसफी भी समझाने की कोशिश करूंगा। ये सेशन थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, बट आई विल होप दैट आप एंड तक बने रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है मैं आपको सैम्पल स्टडी प्लान और आपको प्रॉपर फिलोसफी बताने की कोशिश करूंगा। एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अगेन। आपका जो प्रॉपर एक फाउंडेशन है वो बनेगा इस पर्टिकुलर सेशन के थ्रू। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अगेन एप्लीकेशन डाउनलोड करने को बोला था आप लोगों को, सो दैट जो मैं पीडीएफ आपको बोलूँ वहां पे मिलेंगी। और आज ही मैं 2-3 पीडीएफ बताने वाला हूं जो आपको एप्लीकेशन के अंदर मिलने वाली है। ये पर्टिकुलर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में मैं अपलोड कर दूंगा, आप वहां से जाके ले सकते हैं। एंड वी आर ऑल्सो स्टार्टिंग अप विद आवर बैचेज। अभी कॉल कर लीजिए और डेमो क्लासेस जरूर अटेंड कीजिए। कहीं भी कर रहे हैं तो डेमो क्लास जरूर अटेंड कीजिए, आपको जो है फायदा होगा। यू विल नो विच अकेडमी टू ज्वाइन एंड वी आर ऑल्सो स्टार्टिंग विद आवर क्लासेस। सो चलिए लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको समझना है कि स्टार्ट या पेपर जो आपका प्रिपरेशन है उसके अलग अलग पायदान कौन से हैं, अलग अलग एरियाज कौन से हैं, स्टेजेस कौन से हैं, और उस हिसाब से अपने आप को जो है मोल्ड करना है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है कि ये जो प्रिपरेशन रहती है वो 4 फेजेस में चलती है। दिस इज अ 4 फेज प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी जो हम लोग लेके चलते हैं। इसको मैं अभी आपको डिटेल में समझाने लगा हूं। सबसे पहली जो स्टेज होती है जिसमें आप क्या करते हो, जनरल सिलेबस कवरेज कहते हो, इसे मैं जनरल कॉम्प्रिहेंडिंग स्टेज बोलता हूं। यहाँ पे क्या करते हो, जो एक वास्ट जनरल स्टडीज का सिलेबस है, करंट अफेयर्स का पोर्शन है, एचपी जीके का पोर्शन है, ये सारी चीजों को और थोड़ा बहुत ऑप्शनल का पोर्शन है, इसको आप जो है यहाँ पे कवर करना स्टार्ट करते हो। आपको ब्रॉड आइडिया होता है कि क्या प्रिपरेशन में है, कैसे जो है मुझे मूव करना है, किन किन चीजों को मुझे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरह से मैं कवर अप करूंगा, वो सारी चीजें आप यहाँ पे करने वाले हो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया होता है ये, और इसको हम लोग ब्रॉडली जो है फाउंडेशन भी बोलते हैं। दिस इज द फाउंडेशन। ये अगर मैं आपको एक इस तरह से पिरामिडिकल स्ट्रक्चर दिखाऊं तो ये जो है आपका क्या बनता है, ये आपका फाउंडेशन बनता है। ठीक है, जितना स्ट्रॉन्ग आपका फाउंडेशन होगा उतनी अच्छी आपकी तैयारी होगी। जितनी अच्छी नींव होती है मकान, उसके ऊपर उतना ही अच्छा बनता है। तो वही चीजें यहाँ पे फाउंडेशन आपका बहुत ज्यादा बढ़िया होना चाहिए, ये जरूरी है। एक बारी सिलेबस कवरेज हो जाता है, इसके ऊपर मैं और डिटेल में आऊंगा। अभी इसके एक बारी सिलेबस कवरेज हो जाता है तो फिर आप क्या करते हो, फिर आप जो है एग्जाम स्पेसिफिक हो जाते हो अपनी तैयारी में। एग्जाम स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि सिंस अभी जो है लेट्स से कि प्रीलिम्स की स्टेज आने वाली, तो हम प्रीलिम स्पेसिफिक हो जाएंगे। ठीक है, जिस जो सिलेबस कवरेज है वो आपका 6 से 8 महीने ले लेगा। उसके बाद आपने प्रीलिम्स में बैठना है तो प्रीलिम स्पेसिफिक तैयारी करनी होती है। प्रीलिम स्पेसिफिक तैयारी में हम लोग का आइडिया जो है, जैसे मैंने आपको फिलोसफी बताई थी, प्रीलिम्स की फिलोसफी क्या है, ब्रॉड स्कीमिंग करनी है, ऊपर ऊपर से पढ़ना है, पर्सन, प्लेसेस, न्यूज, डेट्स, कंसेप्ट्स, इनके ऊपर फोकस करना है, एनालिटिकल एरियाज को कम कवर करना है। हाउएवर आपको जो है ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करनी है, इंटर लिंकेज, क्रॉस लिंकेजेस बनाने की कोशिश करनी है। वो सारा काम यहाँ पे प्रीलिम्स में किया जाता है और साथ साथ में आप क्या करते हो, टेस्ट सीरीज देते हो। उसके ऊपर बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद प्रीलिम्स के बाद आता है आपका मेन स्पेसिफिक प्रिपरेशन। मेन स्पेसिफिक प्रिपरेशन जनरली प्री के बाद की जाती है, और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि भाई आपका स्पेसिफिकली जो मोल्ड है वो प्री ओरिएंटेशन से मेंस ओरिएंटेशन की तरफ लेके आते हैं। वाइड कवरेज से हम लोग नैरो कवरेज, कॉम्प्रिहेंशन से हम लोग एनालिटिकल कवरेज की तरफ आते हैं, और वहां पे जो है हम किसी चीज का वाई समझने की कोशिश करते हैं, किसी चीज का क्रिटिकल एनालिसिस समझने की कोशिश करते हैं और डेप्थ में जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, मेंस के टाइम पे। एंड देन फाइनली जो होता है आपका इंटरव्यू स्पेसिफिक स्टेज होता है। ये स्टेजेस जो है आपकी चल रही है साथ साथ में जैसे आप पेपर दे रहे हो। ठीक है जी, प्रीलिम्स स्पेसिफिक के बाद आप यहाँ पे प्रीलिम्स में बैठोगे अपने, मेन स्पेसिफिक में यहाँ पे आप मेंस में बैठोगे अपने, एंड इंटरव्यू स्पेसिफिक के बाद यहाँ पे आप अपने इंटरव्यू स्टेज पे बैठेंगे। तो इंटरव्यू स्पेसिफिक में हम लोग क्या करते हैं, कुछ और डिफरेंट चीजें करते हैं, अपनी पर्सनालिटी को एनहांस करने की कोशिश करते हैं, अपने नॉलेज को वर्ड्स में डालने की कोशिश करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करते हैं, हॉबीज को एनरिच करते हैं। वो सारा काम यहाँ पे होता है। ठीक है जी, एंड इसके बाद जो है आप इंटरव्यू स्टेज पे बैठते हैं।
किसी भी स्टेज से अगर आप निकल जाते हैं, जैसे आप प्रीलिम स्टेज से निकल गए, प्रीलिम्स आपने दिया, प्रीलिम्स में फेल हो गए, स्टिल आपको मेन स्टेज पे जाना है ताकि आप मेन स्पेसिफिक और अच्छे से तैयारी कर सको, सॉलिडिफाई कर सको, क्योंकि अगले साल फिर बैठना होता है और उसके बाद जो है आप फिर से प्रीलिम स्टेज या प्रीलिम स्पेसिफिक तैयारी की तरफ जाते हो। अगर आपने मेंस में बैठ रहे हो तो मेंस लिखने के बाद आप इंटरव्यू स्टेज की तैयारी करते हो। अगर आप मेंस क्लियर करते हो तो इंटरव्यू की तैयारी होगी या इंटरव्यू के अंदर बैठोगे, नहीं तो आप फिर जो है प्रीलिम स्पेसिफिक स्टेज पे जाओगे। ठीक है जी, तो सर्कुलेशन ऐसा ही चलता है, सारे जो भी कैंडिडेट्स हैं वो इसी तरह चलते हैं और हम लोगों को भी इसी तरह से चलना होगा। ठीक है, ब्रॉड खाका मैंने दिया है, अब मैं आपको यहाँ पे इसके ऊपर फिलिंग करते हैं। लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट द फेज 1। फेज 1 जैसे मैंने आपको बताया जनरल कॉम्प्रीहेंडिंग स्टेज है, आपकी सिलेबस कवरेज की स्टेज है, आपकी 6 से 8 महीने औसतन एक व्यक्ति ले लेता है। एवरेज एक कैंडिडेट, एक स्टूडेंट जिसके अच्छा IQ है, वो 6 से 8 महीने ले जाता है अपनी प्रिपरेशन को बेस बनाने के लिए। ठीक है जी, इसमें आप सारा जनरल स्टडीज, CSAT का पोर्शन थोड़ा बहुत, या CSAT को आप यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं, जनरल स्टडीज, करंट अफेयर्स का पोर्शन, आप अपना स्टेट का GK जैसे HPGK हो गया आपका, एंड देन उसके बाद थोड़ा बहुत ऑप्शनल का पोर्शन है वो यहाँ पे कवर करते हैं। मेन आइडिया होता है इस चीज को कवर करने के लिए। ठीक है जी, GS जो कवरेज होता है वो बहुत प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एस्पेक्ट से होगा। प्रीलिम्स के व्यू पॉइंट से, मेंस के व्यू पॉइंट से दोनों चीजें पढ़नी होती है। दैट मींस कोई सब्जेक्ट लेटर से हिस्ट्री है तो प्रीलिम्स मेंस दोनों एस्पेक्ट से पढ़ा जाएगा, एंड मेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट भी पढ़े जाएंगे जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, सोशल इश्यूज, इंटरनेशनल रिलेशन, ये सब भी पढ़ना होता है। ठीक है कि नहीं? सो तैयारी बेसिकली इसी आइडिया से की जाती है कि प्री और मेंस की एक इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन हो। पहले आपको जो अपने 5 ट्रायो सब्जेक्ट्स हैं उनको उठाना होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस। आई सजेस्ट, जैसे मैंने बताया था कि ज्योग्राफी से स्टार्ट करो, देन हिस्ट्री के ऊपर मूव करो या पॉलिटी के ऊपर मूव करो, एंड इस तरह से आगे बढ़ना है। ये कुछ 5 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो आपको कवर करने होते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको साथ साथ में स्टैटिक और डायनेमिक का कॉम्बो लेके चलना है। स्टैटिक डायनेमिक का कॉम्बो से क्या हम लोग समझते हैं? स्टैटिक का मतलब है कि आप स्टैटिक GS का पोर्शन पढ़ रहे हो, लेटर से हिस्ट्री है, लेटर से ज्योग्राफी है, तो ये स्टैटिक पोर्शन हो गया आपका। ठीक है जी, डायनेमिक कॉम्बिनेशन क्या है कि आप साथ साथ में करंट अफेयर्स करोगे। तो अगर आप रोज पढ़ाई कर रहे हो तो आप कुछ 80% ऑफ द टाइम जो है वो अपना स्टैटिक जनरल स्टडीज को दे रहे हो, एंड 20% अपना टाइम जो है वो आप अपना करंट अफेयर्स को दे रहे हो। दैट मींस न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या करंट अफेयर्स के जो भी एस्पेक्ट्स हैं उनको कवर कर रहे हो। ठीक है जी, यहाँ पे आप इनफेमस 3:3:2 स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो। मैं अपने बच्चों को बताता हूँ, आप लोगों के लिए भी सेम स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूँ। इसमें क्या है कि आप ओवरऑल 8 घंटे के आसपास में पढ़ने की कोशिश करेंगे। स्टार्टिंग के लिए 8 आवर्स इज गुड इनफ। ठीक है, ये 3 घंटे आप एक GS का स्टडी टॉपिक पकड़ेंगे, 3 घंटे आप दूसरा GS का टॉपिक पकड़ेंगे, एंड 2 घंटे जो है वो आप क्या करेंगे, वो आप यहाँ पे करंट अफेयर्स के ऊपर ध्यान देंगे। ठीक है जी, तो इस तरह से आप कर सकते हो, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ठीक है जी, मैंने आपको हमेशा से बताता रहा हूँ, मैं आगे स्टडी प्लान के अंदर भी बताऊंगा कि किस तरह से बेसिकली आपको एक जो है आपका जनरल सब्जेक्ट, अगर आप HP के लिए स्पेशली तैयार कर रहे हैं तो एक जनरल स्टडीज का एक सब्जेक्ट, और उसी के साथ का कॉम्प्रीहेंडिंग हिमाचल का एक सब्जेक्ट उठाना है, जैसे हिमाचल की ज्योग्राफी एंड जनरल ज्योग्राफी, इस तरह से। ठीक है, आगे बताता हूँ अभी आपको स्टडी प्लान के अंदर। देन कॉस्ट टू बेनिफिट एनालिसिस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। समझने की कोशिश करिए दोस्तों कि ज्योग्राफी जो है बहुत ही वास्ट है, आप बहुत ज़्यादा पढ़ सकते हैं, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे नोट्स हैं, बहुत कुछ है। इवन बहुत अच्छा ज्योग्राफी पढ़ने के बाद भी जनरली क्या होता है कि क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कई बारी कि आप 10 में से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन छोड़ के ही आओगे, कई बारी दिन बुरा हो तो 5 क्वेश्चन भी छोड़ने पड़ सकते हैं। सो कॉस्ट टू बेनिफिट एनालिसिस करके चलना है। हमने वो एरियाज कवर करने हैं जिनकी पिछले 5 साल में काफ़ी अच्छी वैल्यू निकल के आई है, जहाँ से क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं, उन एरियाज को कवर करना है। ठीक है जी, मैंने रिसेंटली एक छोटा सेशन भी किया था, एक रील की थी जिसमें कि मैंने बताया कि भाई ज्योग्राफी से कौन कौन से एरिया से निकल के आ रहे हैं जो इस बार HES का पेपर दे रहे हैं, तो उनके लिए भी कराया, और अभी इन्वायरमेंट के लिए और बहुत सारी ऐसे इनके लिए कर भी रहा हूँ। ठीक है, तो कॉस्ट टू बेनिफिट एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कैसे करो कॉस्ट टू बेनिफिट एनालिसिस? इसका बेस्ट तरीका है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखो, PYQs देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा किस तरह क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं। देन सिलेबस बहुत वास्ट है, तो मंथली हम लोगों को सिलेबस का रिव्यू बहुत जरूरी है करना। अगर आप मंथली देखो कि मैंने ये पढ़ लिया है, मंथ के लास्ट 1-2 दिनों में क्या करोगे, जो आपने पूरे मंथ में पढ़ा है उसको एक बारी ऊपर से स्किमिंग कर लो, ऊपर से देख लो, तो क्या होगा कि बेसिकली आपकी इफेक्टिव स्टडी जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी, आपकी रिटेंशन पावर इंक्रीज हो जाएगी, और आपका मंथली रिव्यू से आपको पता चलता रहेगा कि आप क्या कर रहे हो, मीन्स किस डायरेक्शन में जा रहे हो। आपको पता है कि ये तैयारी बहुत वास्ट है, बहुत कुछ पढ़ना होता है। डायरेक्शन लेस या क्लूलेस होना जो है बहुत कॉमन है बच्चों के अंदर।
अगर आप ऐसा नहीं होना चाहते तो प्लीज़ इंश्योर कि आप मंथली रिव्यू सिलेबस का कर रहे हो। अगर करोगे तो यू विल गेट ए कंप्लीट आइडिया कि मैं क्या कर रहा हूँ और कभी फॉल्टर नहीं करोगे, ठीक है जी। एक्टिव लर्निंग कोशिश करनी है। देखो मैंने हमेशा से बताया, जब मैंने अभी सेशन लिया था, लाइव सेशन लिया था, तो उसमें मैंने बोला था कि एक्टिव लर्निंग के ऊपर ध्यान दो, इफेक्टिव स्टडी के ऊपर ध्यान दो। सिर्फ पैसिवली लाइन बाय लाइन पढ़ते मत रहो, साथ साथ में जो है उसको रिकॉल करने की कोशिश करना है। रिकॉल कैसे करोगे? एमसीक्यूज अटेम्प्ट करके। अगेन मंत्रा मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, सक्सेस मंत्रा इज एटलीस्ट एक जीएस सब्जेक्ट के आपके 500 से 1000 एमसीक्यूज किए होने चाहिए। मैं बता रहा हूँ, आप जब 1000 एमसीक्यूज करके निकलेंगे तो आपका सब्जेक्ट का कमांड और आपका रिवीजन बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। इसके बाद एमसीक्यूज के साथ साथ में अगर आप किसी क्वेश्चन को या किसी जनरल स्टडीज के टॉपिक को मेंस पर्सपेक्टिव से भी पढ़ रहे हैं तो प्लीज स्टार्ट डूइंग आंसर राइटिंग। बट ऐसा नहीं कि पहले दिन से स्टार्ट हो गए। आंसर राइटिंग जो है जनरली फर्स्ट मंथ या सेकंड मंथ के बाद स्टार्ट करनी है आपने, ताकि आपको ब्रॉड आइडिया हो जाए कि भाई किस तरह से आंसर लिखे जाते हैं और थोड़ा बहुत कंटेंट भी आपके पास आ जाए, ठीक है जी। सब्जेक्ट स्पेसिफिक कंटेंट जो है आप सब्जेक्ट खत्म करने के बाद कर सकते हो, और करंट अफेयर्स के ऊपर आंसर राइटिंग जो है वो आप 2-3 महीने के बाद स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है जी। अगेन यहाँ पे भी मंत्र यही है कि आपको वॉल्यूम से ज्यादा क्वालिटी के ऊपर काम करना है, ठीक है जी। वॉल्यूम पे नहीं जाना, अभी वॉल्यूम ट्रेनिंग नहीं करनी है, वो हम लोग प्री के बाद करते हैं। आपने जो है क्वालिटी ट्रेनिंग करनी है। यहाँ पे क्वालिटी ट्रेनिंग कैसे होगी कि भाई आप एटलीस्ट एक ही क्वेश्चन लिखो, बट या 2 क्वेश्चन लिखो, बट इन 2 क्वेश्चन को बार बार लिखो। मीन्स आपने एक हफ्ते में उनको 2 या 3 बारी सेम क्वेश्चन को लिखा है, ताकि आप अपनी इंप्रूवमेंट को आपने सामने देख सकते हो। पहली बारी जो गलतियां हो उसको जो है ठीक कीजिए दूसरे बारी लिखने में, एंड देन उसको तीसरी बारी लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। थर्ड टाइम तक आते आते आपका क्वेश्चन वैसे ही 80% इंप्रूव हो चुका होगा। इस तरह से करना है, ठीक है जी। अभी चलो आपको मैं एक फटाफट से इसी फेज का एक प्लान दे देता हूँ। ये प्लान आप फॉलो कर सकते हो। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू विद रिस्पेक्ट टू योर प्रिपरेशन। आप इसी को सीधा सीधा जो है कॉपी कर सकते हो। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना है, टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। मंथ 1 मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, ज्योग्राफी एनवायरमेंट। सो एक जीएस का सब्जेक्ट लिया है जनरल, और एचपी का जीके का, एचपी का जो ज्योग्राफी एनवायरमेंट है या ज्योग्राफी पीपल कल्चर है वो लिया हुआ है साथ में। और करंट अफेयर जो है मैंने जनरली जो जनरल करंट अफेयर्स है वो डेली पढ़ने की बात करिए। जैसे 2 घंटे हमने डेली देना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है 40 से 50 मिनट या 1 घंटा, और साथ में जो है थोड़ा बहुत इसका एक्सटेंसिव स्टडी करने की कोशिश करनी है। एचपीजीके को मैंने वीकली रखा हुआ है, क्योंकि अगेन हिमाचल में बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स होते नहीं हैं। बट अगर आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, जैसे इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं, इस तरह कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं जहाँ पे हिमाचली न्यूज़ भी आ रही है, तो आप उसे भी डेली भी कवर कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से करके मैंने सारा सिलेबस कवर किया है आप लोगों का। 6 मंथ तक आते आते मोस्टली सारा सिलेबस कवर हो गया है। 7th मंथ तक आते आते जो कुछ बचा हो गया तो मिसलिनियस मैंने छोड़ दिया है। ऑप्शनल मैंने 7th मंथ, 8th मंथ एंड 9th मंथ रखा है। 3 महीने कंपैरेटिवली हमें ऑप्शन को चाहिए, ताकि हम कवर कर सकें और एटलीस्ट पेपर 1 को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकें, ठीक है जी। 8 मंथ के बाद जो है मैंने रिवीजन छोड़ी है। रिवीजन के ऊपर मैंने डिस्कस करना है अभी आगे, वो जो कि सेकेंड फेज हो जाता है आपका, ठीक है कि नहीं। सो ये आपका फेज 1 है। मैं इसके ऊपर डिटेल में नहीं जाऊंगा, सारा सिलेबस मैंने यहाँ पे कवर किया है। प्री मेंस सबको जो है देख के कवर किया हुआ है, आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ इसके ऊपर डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं आपको वहाँ पे हेल्प करूंगा, ठीक है। सेकंड आता है फेज 2। अब फेज 2 मैंने आपको क्या बताया था, फेज 2 हमारा आ गया प्रीलिम्स का स्पेसिफिक एरिया, क्योंकि अब हमें 3 या 4 महीने में प्रीलिम्स में बैठना है, ठीक है कि नहीं। सो प्रीलिम्स का फोकस जो है उसमें हम क्या होंगे, एटलीस्ट 3 महीने हमको देने हैं बिगिनर्स के लिए, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है, हमने अभी भी पढ़ा है। रिविजन करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि काफी चीजें भूल रहे होंगे, तो भूलना कम हो जाएगा अगर आपने एक्टिव लर्निंग करी होगी तो। बट 3 महीने हमको इन जनरल चाहिए, ठीक है जी। आइडिया वही रहेगा हम लोगों का रिवीजन का, जीएस, एचपी, जीके, करंट अफेयर। अब यहाँ पे हम लोग सीसेट का एक एलिमेंट इंट्रोड्यूस करेंगे। सीसेट पे हमें बहुत ज्यादा जोर नहीं देना कि स्टार्टिंग से पढ़े, क्योंकि हमें सिर्फ 33% मार्क्स लेने हैं। तो सीसेट जो है पर हमें इतना जोर देना है कि एटलीस्ट 2-3 महीने उसे करें, ताकि अगेन वो 33% वाला क्राइटेरिया फुलफिल कर लें। तो हमने उसी हिसाब से यहाँ पे करना है, ठीक है कि नहीं। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो रिवीजन है, रिवीजन के साथ साथ टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई एम टेलिंग यू, टेस्ट सीरीज आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी, ठीक है जी। और इसको भी स्पेसिफिकली कैसे करना है, जैसे मैं बताता हूँ कि भाई पहले सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज करनी है, उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट देने हैं। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, जैसे आप सब्जेक्ट वाइज रिवीजन कर रहे हो तो उसका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दो, एंड देन जब आप तीसरी रिवीजन में हो, जहाँ पे सब कुछ आप एक साथ रिवाइज कर रहे हो, क्रॉस लिंकेजेस बन गए, तब आप फुल लेंथ टेस्ट दो। अब इससे जो है आप अपनी एक्यूरेसी रेट देख पाओगे, अपना बेसिकली देख पाओगे किन क्वेश्चंस में आप फॉल्ट
मैटर कर रहे हो, कौन से सब्जेक्ट्स वीक हैं, कौन से क्वेश्चंस में आप जो है लाइक एंग्जाइटी के कारण, स्ट्रेस के कारण नॉट करेक्ट को जो है देख नहीं पा रहे हो, वो सब चीज़ें पता चलेंगी। आपको अपना नेचर पता चलेगा एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने का, और ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो सीनियर कैंडिडेट्स होते हैं उनको अपना नेचर पता चल जाता है, तो तब वो टेस्ट सीरीज नहीं देते हैं। उनको नहीं देखना है इस तरह से, आपको टेस्ट सीरीज देनी है क्योंकि आप अभी बिगिनर हैं। टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए। टेस्ट सीरीज देने के बाद अपने आप को रिवाइज कीजिए, नेचर को देखिए किस तरह से बिहेव कर रहा हूँ एमसीक्यूज में, एंड देन जो है आप अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे। इसमें भी हेल्प करूंगा मैं, बट अगेन वो आपको ऐसे करना है, ठीक है। 2 से 3 टाइम रिवाइज करने की कोशिश करनी है। करंट अफेयर्स को एक्सटेंसिव कवर करना है, 1 साल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करना है, और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आते हैं जैसे बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे, हिमाचल का सर्वे है, इसको आपको कवर करना है, ठीक है जी। ये देखो मैंने यहाँ पे ब्रॉडली प्लान दे रखा है आपका। सो 8th मंथ, 9th मंथ, 10th, 11th एंड 12th 5 महीने यहाँ पे डाल रखे हैं। पहली रिवीजन जो है आपका पहला वेव, जिसमें आप पहली रिवीजन कर रहे हैं, 2 महीने का टाइम होगा। सीसैट साथ में करना है इसमें, ठीक है जी, सीसैट साथ में करेंगे आप। एंड देन उसके बाद आपका सेकंड एस्पेक्ट इज जो आपका मंथ 10th एंड मंथ 11th में सेकंड रिवीजन होगा, सेकंड रिवीजन का वेव होगा, सीसैट साथ साथ में किया जाएगा। एंड थर्ड मंथ जहाँ पे आपने पेपर में बैठना है, प्रीलिम्स पेपर में, तीसरा रिवीजन चल रहा है आपका। यहाँ पे जो है क्या करोगे, सबको आप कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ने की कोशिश करोगे, ऊपर से रिवाइज करोगे, साथ में फुल एंड टेस्ट होगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एंड 10th मंथ ऑनवर्ड आप फुल लेंथ टेस्ट दे सकते हो, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक बड़ी तैयारी रिवाइज कर ली है। ऐसे चलना है, ठीक है कि नहीं। आई होप बहुत कुछ है इन्फॉर्मेशन देने के लिए, तो मैं यहाँ पे अगर कुछ छोड़ भी रहा हूँ तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं आ रहा समझ में, उसके ऊपर मैं आपको हेल्प करने वाला हूँ, ठीक है जी। फेज 3 के ऊपर आते हैं भाई। मेंस अब यहाँ पे प्री आपका हो चुका है। इररिस्पेक्टिव, ध्यान से समझो इस बात को, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर क्लियरिंग प्रीलिम्स और योर क्लियरिंग प्रीलिम्स, ठीक है। अगर आप प्रीलिम्स क्लियर भी कर रहे हो और नहीं भी कर रहे हो, तब भी आपको इस फेज में जाना है, ठीक है जी। मेंस के फेज में रहना है, क्योंकि बार बार प्रीलिम्स के फेज में नहीं रहना जा सकता है। मेंस की फेज में रहोगे तो आपको क्या है, अगले साल आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है, ठीक है जी। मेंस मोड अप्रोच रखनी है यहाँ पे, वाइड कवरेज से नैरो एनालिटिकल अप्रोच की तरफ जाना है। हम लोग को यहाँ पे बेसिक एनालिसिस का करना आना चाहिए कि किस तरह से एनालिटिकल एस्पेक्ट से हम किसी टॉपिक को देखते हैं, डेप्थ में जाना होगा। ऐसे पॉइंट्स, ऐसे पोजीशंस या ऐसे एरियाज या ऐसे फोकस पॉइंट ढूंढने हैं, फोकस आर्ग्यूमेंट ढूंढने हैं जहाँ की जो कि इजीली नहीं दिख रहे एक टॉपिक के अंदर, ठीक है जी। अभी हम लोग यूक्रेन क्राइसिस देख रहे हैं, लाइक रशिया यूक्रेन क्राइसिस है, तो हमने ज्योग्राफी तो प्री में पढ़ ली कि भाई कौन कौन से एरिया कहाँ से सटे हुए हैं, कैसे जो है ये वॉर हुआ, सब कुछ हमने पढ़ लिया। अभी हमें जो है इसका इम्पैक्ट देखना है, जियोपॉलिटिक्स में इम्पैक्ट क्या है, इंडिया में इम्पैक्ट क्या है, इंडिया एंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इंडिया एंड न्यूक्लियर वेपन, ऑल दोज थिंग्स आपको जो है अलग अलग मल्टीट्यूड ऑफ डायमेंशन से इसको देखने की कोशिश करनी है, ठीक है। कहने का मतलब है कि एनालिटिकल अप्रोच बिल्ड करने की कोशिश करनी है। यहाँ पे आप ऑप्शनल सिलेबस को कवर करोगे अगर बचा हुआ है तो, या पहला रिवीजन देना स्टार्ट करोगे क्योंकि पीछे हमने रिवीजन नहीं दिया होगा। एंड देन उसके बाद अगर जीएस के कोई मेंस के पोर्शन बच गए हैं तो उनको कवर करोगे। और यहाँ पे जीएस की टेस्ट सीरीज होगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम यहाँ पे आंसर राइटिंग के ऊपर आएंगे। अगेन हम लोग यहाँ पे क्वालिटी को अब छोड़ देंगे, क्वालिटी हमने पीछे निकाल ली है, अब क्वालिटी से हम लोग वॉल्यूम ट्रेनिंग की तरफ जाएंगे कि हम लोग को 3 घंटे में 3000 वर्ड लिखने हैं और सोच के लिखने हैं और बहुत सारे क्वेश्चन को जवाब देना है। वॉल्यूम ट्रेनिंग के ऊपर जाएंगे। वॉल्यूम ट्रेनिंग जो है आपको हेल्प करेगी पेपर को कवर करने के लिए, पेपर अच्छे से मैनेज करने के लिए और अच्छा स्कोर लेने के लिए, ठीक है जी। इसके साथ ऑप्शनल की टेस्ट में भी जाएंगे। ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज में हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि भाई आप अपने आंसर्स में ना सिर्फ क्वालिटी लेके आओ, बट अगेन वॉल्यूम ट्रेनिंग भी दो और साथ में जो है उसको एनरिच कर सको, ठीक है जी। एनरिचमेंट का मतलब होता है कि आप अपने ऑप्शनल में लेक्सिकन लेके आओ, ऐसा जो कि आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का विद्यार्थी बनाए, उस सब्जेक्ट का स्कॉलर बनाए, ठीक है। तो वो आपको पोर्शन करना होगा, एंड दिस इज वाई ऑप्शनल टेस्ट सीरीज इज इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। और यहाँ पे एसए का प्रैक्टिस करना है, हर हफ्ते एक एसए हमको यहाँ पे लिख के देखना है, एटलीस्ट मोटे मोटे 10 से 12 टॉपिक्स पढ़ के एसए के लिख के जाने हैं, ताकि आपको ब्रॉड आइडिया हो जाए कि एसए कैसे करना है, ठीक है जी। एंड ऑब्वियसली लॉट ऑफ आंसर राइटिंग यू नीड टू डू। ये रहा आपका मंथली प्लान। वहाँ पे आई होप यू कैन सी 13 मंथ, 14 मंथ, 15 मंथ, जनरली 3 ही महीने मिलते हैं आपको प्री से मेंस के लिए। ऑप्शनल रिवाइज करना पहले स्टार्ट करें, जैसे आपने प्री दे के आए, आपको लगा कि भाई पेपर निकल रहा है, तो क्या करो, आप अपना ऑप्शनल उसी टाइम रिवाइज करना स्टार्ट कर दो एज सुन एज पॉसिबल। पहले महीने में आपका ऑप्शनल रिवीजन होना चाहिए। और जीएस को कि आप अभी पढ़ के आए तो आपको उसके ऊपर ज़्यादा ऐसा नहीं कि दोबारा रिवाइज करना है, आप वहाँ पे टेस्ट सीरीज दो, एक्टिव लर्निंग करने की कोशिश करो, जैसे जैसे क्वेश्चन है वैसे वैसे यहाँ पे आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है, या रिवाइज कर सकते हो, ठीक है जी। सेकंड मंथ में आप यहाँ पे जीएस की टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हो और अब ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज पे लोगे। सेकंड मंथ आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रेननेस रहेगा, आप हर रोज आंसर राइटिंग करोगे, हर रोज या ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन टेस्ट दोगे और उस बेसिस पे आप रिवाइज करोगे, ठीक
है जी। मान लो आपने जीएस का टेस्ट दिया, लेट्स से हिस्ट्री के, या आपने जीएस पेपर 1 का टेस्ट दिया, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन निकल गया, आप उन क्वेश्चन के बेसिस पे अपना सिलेबस निकालो, उसको रिवाइज करो, ठीक है जी। इस तरह से एक्टिव लर्निंग रिवीजन करना है 3 महीने में। ऑप्शनल और जीएस सब कुछ रिवाइज नहीं किया जा सकता है, एक्टिव लर्निंग के थ्रू ही करना है। आपको जो ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट बताएंगे कि हम ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही करने का फायदा भी है, ठीक है जी। एंड देन 3rd मंथ तक आते आते है ब्रॉड जीएस के रिवीजन एंड ब्रॉड ऑप्शन की रिवीजन करनी है, ऊपर ऊपर से स्कीमिंग करनी है, कौन से एरियाज इंपॉर्टेंट निकल रहे हैं, कौन से एरियाज में मुझे लग रहा हूँ कि मैं वीक हूँ, उनको ऊपर ऊपर से देखना है। अगर आपने फ्लो चार्ट्स बनाए हैं, डायग्राम्स बनाए हैं, कोई जैसे हम कचरा नोट जिन्हें हम बोलते हैं, लाइक जो लास्ट मिनट नोट्स होते हैं वो आपने बनाए हैं, तो अगर आप उनको पढ़ सकते हो तो उनको पढ़ो वहाँ पे, ठीक है। तो ये मेंस मोड होता है। मान लो आपने मेंस दे भी दिया, मेंस देने के बाद आपका क्या है, अब यहाँ पे फेज 4 स्टार्ट होता है। दिस इज इंटरव्यू कूल डाउन स्टेज, ठीक है जी। 1 महीना, क्योंकि हम इतने स्टेनियस एक्टिविटी पिछले 6-8 महीने से कर रहे हैं, हम लोगों को कूल डाउन करने की जरूरत है, नहीं तो ये तो मशीन ही तो है, दिमाग वो बेसिकली उड़ जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है नहीं। देन 1 महीना छुट्टी पे जाओ, इंजॉय करो, लाइक गो टू दी हॉलीडेज, जो भी आप घूमना पसंद करते हो, घर वालों के साथ जाना पसंद करते हो, जहाँ भी हो, गो टू अ वेकेशन, इंजॉय, 1 महीना एंजॉय करो एंड देन गेट बैक टू इट, ठीक है जी। स्टार्ट डेवलपिंग योरसेल्फ, बिकॉज इंटरव्यू स्टेज मैंने आपको पीछे बताया था पिछले सेशन में कि इंटरव्यू स्टेज इज नॉट अबाउट नॉलेज, नॉलेज जो है प्री मेंस में चेक हो गया है। इंटरव्यू स्टेज इज ऑल अबाउट यू, ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी। अगर आपका पर्सनैलिटी अच्छा नहीं है तो आप जितना अच्छा भी मेंस प्री करके आए हो, जितना अच्छा नॉलेज के बैठ रखे हो, इंटरव्यू में मार्क्स नहीं मिलेंगे। इंटरव्यू ऑल अबाउट डेवलपिंग योरसेल्फ, ठीक है। डेवलप दोज कम्युनिकेशन स्किल्स, डेवलप योर हॉबीज एंड इंटरेस्ट, डेवलप दोज एनालिटिकल skills, develop a cordial presentation of yourself, develop your own areas, your own strengths and know your weaknesses। ये सारा काम करना होता है यहाँ पे, ठीक है जी। what you can do with it is, आप पहले तो अपनी हॉबीज एंड अपने इंटरेस्ट आइसोलेट करो, एटलीस्ट 1 तो होने चाहिए, ठीक है जी। देन उनके ऊपर आप अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छी नॉवेल्स पढ़ो, अच्छे विचार लो। बहुत सारे पर्सपेक्टिव में लोग लिख रहे हैं, बहुत कुछ लोग लिख रहे हैं, आप उनकी लेवल से पढ़ने की कोशिश करो। अच्छे किसी सेमिनार में जाओ, कोई अच्छी प्लेस ऑफ इंटरेक्शन में जाओ, लेट से आपकी हॉबी जो है वो कि घूमना है, तो 2-3 अच्छी जगह घूम के आओ, ताकि आप वहाँ पे इंटरव्यू में बता सको कि सर लेटली ट्रैवलिंग मेरा शौक है, लेटली में जो है मैं यहाँ से घूम के आया हूँ और मुझे यहाँ पे ये चीज़ें पसंद आई, ठीक है। सो यू शुड हैव सम सब्सटेंस, यू शुड हैव दोज, यू शुड लाइक पॉलिश दोज कम्युनिकेशन स्किल जो पिछले 8-9 महीने अगेन आइसोलेशन में रह के कम हो गए हैं या वीक हो गए होंगे, वो करना है आपको, ठीक है जी। सो 3 मंथ्स आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड 19 मंथ जो है आप इंटरव्यू की डेट्स आएंगी। अगर आप इंटरव्यू में या मीन्स निकल रहा है तो आपका इंटरव्यू डेट्स आएंगी, आप इसके ऊपर काम करेंगे और मॉक इंटरव्यूज अटेम्प्ट करेंगे। अगेन माइंड यू, मॉक इंटरव्यूज बहुत ज़्यादा अटेंड नहीं करने हैं, 1 या 2 मॉक इंटरव्यूज बहुत होते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, वो जो पर्सनैलिटी आपकी मॉक के बाद निकल के आएगी, वो 1-2 में तो आपको इंप्रूवमेंट मिलेगी, बट उसके बाद जो है मैन्युफैक्चर्ड पर्सनैलिटी, एक हम लोग साइकोलॉजी में टर्म यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चर्ड पर्सनैलिटी, वो निकल के आती है। और एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स या एक्सपीरियंस जो टीचर्स होते हैं, एक्सपीरियंस जो आपके ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जैसे आपके पैनल मेंबर में बैठे होंगे, वो बता देते हैं कि दिस इज अ मैन्युफैक्चर्ड पर्सनैलिटी, ये इसकी एक्चुअल पर्सनैलिटी नहीं है, ठीक है कि नहीं। सो डू दैट एंड देन इवेंचुअली उसके बाद आप जैसे भी है, आप उसके बाद फिर दोबारा प्रीलिम्स के रिवीजन में आएंगे और वही साइकिल जो है दोबारा चलेगा, ठीक है जी। सो हियर आई एम विशिंग दैट ये साइकिल एक ही बारी चले और एक ही बारी में आपको आपका मुकाम मिल जाए, बट अगर नहीं तो देन वी मूव बैक टू दैट सेम साइकिल एंड देन हम लोग देखेंगे मिस्टेक्स क्या है। हाँ, हर एक फेज में हमें ये काम करना है कि हर एक फेज में हमें मिस्टेक्स देखनी है क्या हुई, इन केस अगर हम वहाँ से बाहर आ गए हैं तो हमें उन्हें देखना है एंड देन दोबारा जो है उसके ऊपर काम करके स्ट्रेंथन होके स्ट्रांग होके दोबारा वापस आना है। दैट इज व्हाट वी नीड टू डू गाइस। सो ये जो है टोटल प्लान था आप लोगों के लिए। आई एम सॉरी अगर जो सेशन है वो थोड़ा लंबा हो गया है, बट आई वांटेड टू इंश्योर कि मैं सारी चीज़ें कवर करूं। अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं कवर शायद नहीं कर पाया हूँगा। सो इफ़ यू वांट मी टू कवर मोर ऑफ दिस इन डिटेल तो कल कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मैं जो अभी आपका मेंटर टॉक इस वीक लूँगा तो उसमें शायद हम लोग इसके ऊपर और डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। सो जाने से पहले आप लोगों के लिए एक छोटा सा कोट है एरिस्टोटल का, एंड आई लव दिस कोट, दैट वी आर व्हाट वी रिपीटेडली डू, एक्सीलेंस देन इज नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट, ठीक है जी। हम वही बनते हैं जो हम लोग बार बार करते हैं। अगर आप एक्सीलेंट बन रहे हो तो वो सिर्फ एक एक्ट नहीं होगा, वो एक हैबिट है जो हम बार बार करने से बना चुके हैं, ठीक है जी। सो बी एक्सीलेंट एंड डेवलप द हैबिट ऑफ एक्सीलेंस, डेवलप द हैबिट ऑफ हार्ड वर्किंग, एंड इससे जो है इंशाल्लाह कि आप लोग बहुत अच्छा ग्रो करेंगे एंड अपने मुकाम को हासिल भी करेंगे। सो दिस इज कुलदीप सिंह साइनिंग आउट। थैंक यू वेरी मच, एंड इफ यू लाइक द सेशन प्लीज लाइक शेयर। See you next time. Bye.